नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आप बीच बीच में मुझको सुनते रहते हैं। मैं वायलेंस के बारे में, जो हिंसा के कई तरह के चेहरे हैं, उनके बारे में आपके सामने फ़िक्र के साथ बोलता हूँ। मुझको अच्छा नहीं लगता है कहना हत्या, बलात्कार, इन सब के बारे में, लेकिन इसका एक ख़ास पहलू है जिसको लेके मैं और अधिक फ़िक्रमंद हूँ। वो है बच्चों का, नाबालिग बच्चों का हिंसा में शामिल हो जाना। हिंसा का शिकार उनका होना जो है वो कम फिक्र की बात है, क्योंकि वो तो खतरे में रहते ही हैं। कई बालिग लोग ऐसे रहते हैं, कई नाबालिग लोग ऐसे रहते हैं जो नाबालिगों के साथ हिंसा करते हैं। लेकिन जब नाबालिग हिंसा करने पर उतारू हो जाते हैं तो वो मेरे लिए अधिक बड़ी फिक्र रहती है। हाल में छत्तीसगढ़ में लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं। 13 बरस की एक बच्ची ने एक गांव में उन्हीं की चचेरी बहन 2 साल की और भाई 4 साल का, उनको कुएं में धकेल के डुबा के मार दिया। बहन 2 साल की रो रही थी तो मुंह पे कपड़ा भी बांध दिया और फेंक दिया कुएं में। दोनों बच्चे मर गए। कई जगह नाबालिग बच्चे नाबालिग बच्चों से बलात्कार कर रहे हैं, नाबालिग बच्चे नाबालिग को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। अभी आया सामने, एक नाबालिग लड़के ने अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया, ये कहते हुए कि वो शादी के लिए जिद कर रही थी और वो दूसरे जात की थी। उसको मोहब्बत करते समय जात समझ में नहीं आई। जब शादी की उसने बात की तो उसको समझ में आया कि वो दूसरे जात की है। इन्हीं मामलों पे चर्चा करने के लिए हम पहले भी अपने स्टूडियो में डॉक्टर इला गुप्ता को आमंत्रित कर चुके हैं, लेकिन आज फिर इस पे बात करने के लिए हमने उनको आमंत्रित किया है। वो छत्तीसगढ़ की वरिष्ठ मनोपरामर्शदाता हैं। मनोचिकित्सा से जुड़े हुए जितने मामले रहते हैं उनमें वो लंबे अनुभव वाली परामर्शदाता हैं। व्यस्त रहती हैं लगातार। उनकी व्यस्तता के बीच हम पहले भी स्टूडियो में उनको यहाँ पर आमंत्रित कर चुके हैं। आज फिर उनसे बात करने जा रहे हैं इसी जटिल मुद्दे पर। नमस्ते इला जी, आपका स्वागत है। नमस्ते आपको और दोबारा बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही नमस्कार सभी मेरे सुनने वाले दर्शकों को। इला जी, अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था आज के मुद्दे का। आपने सुना मुझको कि किस तरह से नाबालिग लोग हिंसक हो रहे हैं, किस तरह से वो बड़े जुर्म कर रहे हैं, जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक केस पेंडिंग है कि कुछ मेजर वायलेंस के जो केसेस हैं, हत्या, बलात्कार, ऐसे जो मामले हैं, इनमें क्या नाबालिग को भी बालिग मानकर सुनवाई की जाए, ये एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अभी वहाँ सुनवाई चल रही है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन अभी मैं उस बहस पे जाना नहीं चाहता। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, जो घटनाएं तकरीबन हर हफ्ते 10 दिन में छत्तीसगढ़ में ही मेरे सामने आ रही है, हो पूरे देश में रही होंगी, ये कोई अनोखा नहीं है, कि नाबालिग बच्चे जो हैं वो हत्या या बलात्कार किस्म का बड़ा अपराध कर रहे हैं। अपने खुद के खिलाफ भी कर रहे हैं कि माँ बाप ने कहा कि ये मोबाइल फ़ोन पे दिन रात तुम खेलते रहते हो, वीडियो गेम खेलते हो, इसको बंद करो। तो 1 घंटे के भीतर वो उन्होंने खुदकुशी कर ली। या एक लड़की ने ऐसे खुदकुशी कर ली कि मजदूर माँ बाप से वो आईफोन चाहती थी, नहीं मिला तो खुदकुशी कर ली। तो हिंसा दोनों तरह की हो रही है, आत्मघाती हिंसा भी हो रही है, दूसरों के खिलाफ भी हो रही है। तो मैं ये जुवेनाइल वायलेंस जो है, नाबालिगों की जो हिंसा है बच्चों की, उसको कैसे देख रही हैं आप? चूँकि मैं एक मनोचिकित्सक हूँ और हमारा ये काम ही है कि समाज में क्या गतिविधियाँ हो रही हैं और किस दिशा में समाज जा रहा है जी। तो समाज, अगर हम देखते हैं कि समाज कुछ इस तरह जा रहा है, समाज का मतलब ये नहीं होता कि केवल बालिग, इसमें नाबालिग भी आते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उनका व्यवहार कैसा है, वो किस प्रकार से, क्योंकि हमारे देश का जो कह सकते हैं ना फ्यूचर उन्हीं पे निर्भर है। जी। तो यहाँ पे जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा
वो बहुत ही एक मार्क करने वाला प्रश्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज हमारे बच्चे क्यों मार रहे हैं या क्यों इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि उसने अपनी प्रेमिका को मार दिया क्योंकि वो दूसरी जाति की थी, और प्रश्न ये होता है कि भाई जब तुम उससे फ्रेंडशिप कर रहे हो तब आपको नहीं पता कि वो पंजाबी है या जो भी कास्ट की है, वो दूसरे कास्ट की लड़की है। तो यहाँ पे मैं एक बात बताती हूँ सुनील जी, अभी हमारे समाज में जिस प्रकार से हमें हर चीज़ तुरंत उपलब्ध हो रही है, तो उससे जो हमारे एक धैर्य का रहता था, क्योंकि मनुष्य जीवन में इमोशंस का बहुत महत्व है, तो उसमें हर प्रकार की भावनाएं आ जाती हैं। जैसे कि आप अगर बोलें कि गुस्सा, प्यार, हंसी, रोना, नाराज़ होना, तो ये सारी चीज़ें एक भावनाएं हैं। तो उसमें एक धैर्य भी एक बहुत बड़ी भावना है जो पहले हम लोगों को सिखाया जाता था जी। और फॉर्चुनेटली कहें चाहे अनफॉर्चुनेटली, पहले हमारे पास उपलब्धता भी नहीं थी हर चीज़ की, हमें इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे याद होगा या आपको भी याद होगा, बचपन में अगर आपके पिताजी को एक स्कूटर ख़रीदना है तो वो 1 महीने के बाद आता था या 6 महीने के बाद बुकिंग करने के बाद आता था। तो बाकी दिनचर्या की चीज़ें तो हमें तो अपने आप हमारे जीवन में हमको बजाज स्कूटर बुकिंग के 15 साल बाद मिला था। इतना लंबा इंतजार रहता जी, था। देखिए उस टाइम टेलीफोन जो है 10 साल के इंतजार के बाद मिला था। तो देखिए, तो वो एक हमारे जीवन में धैर्य, छोटी छोटी चीज़ों में अगर हमारे को, आप याद करिए बचपन में अगर बच्चा माँ को बोलता था आज मुझे आलू पूरी खानी है, तो माँ बोलती थी अगले महीने राखी है ना तो आलू पूरी बनेंगे, अभी तुम दाल चावल खाओ। तो बच्चा वेट करता था और उसको उस आलू पूरी का बहुत इंतज़ार और महत्व रहता था। बट अभी उसके विपरीत समाज जा रहा है। चाहे ये कह सकते हैं हमारी टेक्नोलॉजी या समय इतना बदल गया है कि हमें तुरंत चीज़ें मिलती हैं। तो जब हमें तुरंत चीज़ें मिलती हैं, जैसे कहते हैं ना मैगी 2 मिनट नूडल, बिल्कुल, तो ये मैगी इंट्रोड्यूस हुआ था 82 में। तब बड़ा आश्चर्य लगता था कि 2 मिनट में खाना कैसे बन जाएगा। तो आज हमारी भावनाएं जो है ना वो 2 मिनट मैगी नूडल हो गई हैं कि एकदम से हमें वो चीज़ चाहिए कि मोबाइल ऐप से ऑर्डर किया और 10 मिनट में सामान डिलीवर होना चाहिए। जी, जैसे आपने देखा, मैंने कहा ना मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, तो मैं समाज को देखती रहती हूँ। तो अभी एक ब्लिंकिट जैसा सभी जानते हैं, ब्लिंकिट मतलब पलक झपकते ही आपके पास सामान आएगा। तो कई बार मैंने ऐसे देखा कि कुछ लड़के स्कूटर चला रहे हैं और हम कार में बैठे हैं और वो इस तरह चला रहे हैं कि अगर वो थोड़ा भी कुछ करते हैं वो एक्सीडेंट होगा। तो वहाँ पे जल्दी है मंगाने वाले को भी और देने वालों को। एक गैर जरूरी जल्दी है, गैर जरूरी, जिसका इतनी जल्दी के हम कभी आदी नहीं रहे पूरी जिंदगी। अभी अचानक लोगों ने हमको एहसास कराना शुरू कर दिया कि तुमको जल्दी करना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए। यस, ऑर्डर करो एकदम जल्दी मिलेगा। आप मुंह से बोलो, आप कढ़ाई चढ़ाओ, आपके घर में जीरा आ जाएगा उतनी देर में। तो एक ये छोटा सा उदाहरण है। तो आज तो जो हमारे बच्चे हैं उनका दिमाग तो बहुत परिपक्व नहीं है, दे आर नॉट सो मेच्योर। वो चारों तरफ जल्दी का वातावरण देख रहे हैं। तो एक छोटे बच्चे का भी अफेयर हो जाता है, या उसमें बच्चों में लड़ाई हुई, या उसने देखा कि मेरी छोटी बहन को तो ज़्यादा प्यार मिल रहा है 2 साल वाली की, तो उसके मन में ईर्ष्या की भावना आई। तो उसको लगा इसको ख़त्म कर दो, क्योंकि हम ये बोलते हैं ना आजकल, जो चीज़ चाहिए या ना चाहिए आप उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो। तो वो बच्चा दिमाग था, तो उसने कहा इस बच्चे को ख़त्म कर दो। तो यहाँ पे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हमारे समाज में एक तरीके से बीमारी के रूप में बढ़ती चली जा रही है। अभी एक केस था मेरे पास, वो बच्ची सड़क पे ही बैठी रही और एक बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट किया क्योंकि उसके फादर ने उससे मोबाइल ले लिया। चूँकि परीक्षा थी
तो वो बच्चा सारा दिन मोबाइल देख रहा है, तो मोबाइल ले लिया तो उसने अपने आप को मारने की कोशिश करी। और ये केसेस आजकल हमें बहुत सुनने में आ रहे हैं, क्योंकि मोबाइल देखते हैं। अगर हमें किसी का भी फोटो देखना है, सपोज ईला का फोटो किसी को देखना है, तो बस टाइप करते हैं, फोटो आ जाता है। तो बच्चों में भी हर चीज, और यहाँ पर बच्चे ही कसूरवार नहीं है सुनील जी, यहाँ पे माता पिता भी कसूरवार हैं उतने, क्योंकि वो चीजें कौन लाके दे रहा है? माता पिता। तो कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता वो चीज को अफोर्ड भी नहीं कर रहे हैं और बच्चे ने कह दिया। वो किसी भी स्ट्रेट ऑफ इकोनॉमी क्लास का हो सकता है, वो एक साधारण प्राइवेट नौकरी करने वाले का बच्चा भी हो सकता है, या किसी अच्छे नौकरी वाले का भी हो सकता है, या किसी बड़े बिजनेसमैन का भी हो सकता है। आपने जो चर्चा की अभी इकोनॉमिक क्लास की, तो मैं 2-3 फर्क समझना चाहता हूँ आपसे। 15 साल की एक लड़की पिता की दी हुई कार लेके दोस्तों के साथ निकली। उन्होंने कुछ खाया पिया कि नहीं मुझको नहीं मालूम, लेकिन लौटते में एक्सीडेंट किया, 3 लोग मारे गए। यहीं का है, सरगुजा की घटना है अभी की, 15 दिन पहले की। 13 साल की लड़की या 15 साल की लड़की। एक और कोई लड़का है, वो माँ बाप की गाड़ी लेके निकला, उसने कुछ लोगों को मार दिया। ये पैसे वाले लोगों का हुआ, जो पैसे की वजह से गाड़ी की एक ताकत आती है जिनके पास। लेकिन गरीब लोग भी इसी काम को कर रहे हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं है। तो ये जो नाबालिग हिंसा है, जो तेवर हैं लोगों के, जो उनकी सोच हो जाती है हिंसक, क्या इसमें गरीबी और अमीरी का कोई फर्क आपने देखा है, या ये दोनों ही किस्म के लोग बराबरी से हिंसक हो सकते हैं? बराबरी से हिंसक है ये एक बात। दूसरा, इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है मेरा, लड़के और लड़कियों के बीच में कोई बुनियादी फर्क होता है क्या हिंसक होने में? जैसे अभी 13 साल की लड़की ने अपने ही 2 चचेरे भाई बहन, छोटे बच्चों को, यानी 13 के मुकाबले तो 4 साल और 2 साल बहुत छोटे थे, उनको कुएं में फेंक के मार दिया। और जब दूसरी लड़की रो रही थी पहले बच्चे को फेंकने के बाद, तो उसके मुंह में कपड़े को टाइट बांध दिया। इसका मतलब है कि सोच समझ के उसने किया। तो लड़के और लड़की में इसमें फर्क होता है क्या वायलेंस में? नहीं, हार्मोन्स तो एक जैसे होते हैं ना। अच्छा, कोई फर्क नहीं तो होता। गरीबी अमीरी, लड़का लड़की, इसका कोई फर्क रहता है? कोई फर्क नहीं रहता। कोई फर्क नहीं रहता। ये हमारा ब्रेन है। हमारे ब्रेन में बहुत न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं। तो जब हमारा शरीर या हमारी इमोशंस डिस्टर्ब होती हैं, तो हमारे ब्रेन में जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं। और वो दिमाग जो है, जिसको हम इंग्लिश में ब्रेन बोलते हैं, तो जो जैसे सोचता है, वो नेगेटिव इमोशंस को थ्रो करने लग जाता है। और जैसे ही नेगेटिव इमोशंस एक्सट्रीम में जाती है, तो वो जो इंडिविजुअल, चाहे बच्चा हो, वो अमीर है, वो गरीब है, वो किसी भी स्टेटा का है, किसी भी धर्म का है, उसका दिमाग नेगेटिव जा रहा है, तो वो उस पल में वो कुछ इस तरह कर देगा जो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उस टाइम वो ब्रेन वो नहीं सोच रहा कि आप लड़की हैं या आप लड़का हैं, या आपके पास बड़ी गाड़ी है या आप झोपड़ी में रहते हो। वो ब्रेन काम कर रहा है, वो ऑर्गन नेगेटिव जा रहा है। तो ये जो ब्रेन है ना, ये बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है। यही हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है, इवन हमारे फीलिंग्स को भी। ये जब जुवेनाइल हम कहते हैं, तो हमारी लीगल डेफिनेशन में 18 साल से नीचे के जो लोग हैं, ये नाबालिग हैं जी। इनके लिए कानून अलग है जी। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे, 18 साल से नीचे की जो उम्र है, इसमें कोई एक खास उम्र का ऐसा दौर रहता है जिसमें बच्चे ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं? हाँ, इसको हम अंग्रेजी में टीनेज कहते हैं, एडोलेसेंट ईयर कहते हैं, जिसको वो शुरू होते हैं 13 साल से 18 साल की उम्र तक, जब हमारे शरीर में फिजिकली, मेंटली एंड बायोलॉजिकली चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हाइट बढ़ती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दोनों ही सेक्स में, लड़की में भी और लड़के में भी। तब जो एक इंडिविजुअल है उसको समझ नहीं आता। इंडिविजुअल मतलब बच्चा, मेरे आपके लिए वो बच्चा है,
बट उसको खुद के लिए वो बच्चा नहीं है। बच्चा और बच्ची दोनों ही कहना मतलब है ना। हाँ, तो इसलिए मैंने कॉमन जेंडर बोला बच्चा। अब इसमें लड़की भी आ जाएगी और लड़का भी आ जाएगा। तो उनकी नज़रों में, खुद की नज़रों में वो बच्चे नहीं हैं, क्योंकि अब वो उनमें जो चेंजेस हो गए हैं बायोलॉजिकली वो बड़ों में भी होते हैं, तो वो अपने को फैसले लेने के लायक मानने लग जाते हैं। एंड ड्यू टू द एक्सपोजर, पहली चीज़ एक्सपोजर बहुत है। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगी, आज समाज में हर माता पिता कुछ भी करने से पहले बच्चों से पूछता है तुम करोगे क्या। तो जब हमसे कोई पूछेगा तुम करोगे क्या, तो एक 16 साल के लड़के या लड़की को बड़े होने की भावना आएगी कि नहीं आएगी। तो वो जब बड़े उनसे चॉइस ले रहे हैं, मैं नहीं कहती कि आप मत पूछिए, बट वो कई बार ऐसी चीज़ों में पूछते हैं जहाँ बच्चे को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माता पिता लड़ाई करते हैं और वो बच्चे से पूछते हैं कि देख तेरी मम्मी ने ये गलत कहा या तेरे पापा ने ये गलत किया, कौन गलत है बताओ, कौन गलत है बताओ। तो बच्चा उनकी लड़ाई को सुलटाता है। यहाँ बच्चे ने जीवन का अनुभव नहीं लिया है, उसने शादी नहीं करी है, वो समाज में अब किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, तो उसको वो चीज़ का कैसे अनुभव होगा। आखिरी में वही बच्चे सर कहते हैं अपने माँ बाप, मम्मी तुम अलग हो जाओ, डिवोर्स ले जाओ। आज उसकी मम्मी 45 साल की है, 50 साल की है, और वो बच्चे के कहने पे वो माता पिता से अलग हो जाती है। बट जो फीलिंग्स माता पिता को होती हैं अलग होने के बाद, या एक औरत को जो कठिनाई होती है अलग होने के बाद, वो वही महसूस करती है। उसके 5 साल बाद बच्चा कहता है मैं पुणे, बम्बई, दिल्ली जा रहा हूँ पढ़ने, तो वो जो महिला है वो तो अलग है। तो मैं एक चीज़ को थोड़ा बिल्कुल स्पेसिफिक समझना चाह रहा हूँ आपसे। बच्चे हिंसक न हो जाएं, कोई हिंसा न करें, कोई जुर्म न करे, गलत काम न करें, माँ बाप क्या कर सकते हैं? क्योंकि कई बार ये है, माँ बाप ज़्यादा समझाते हैं, ज़्यादा डांटते हैं, ज़्यादा मना करते हैं, तो बच्चे हॉस्टाइल भी होने लगते हैं, और कोई बच्चे खुदकुशी जैसी चीज़ भी कर बैठते हैं। तो क्या किया जाए? माँ बाप करें तो क्या करें? आपको नहीं लगता कि माँ बाप जो हैं ज़्यादा धर्म संकट में रहते हैं? यहाँ बहुत धर्म के संकट में रहते हैं। ये धागे को कितना खींचें, टूट न जाए कहीं, मोबाइल के लिए मना कितना करें। कभी मुझको लगता है कि महंगे मोबाइल की जिद में अगर कोई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं तो हजारों और माँ बाप दहशत में आ जाते होंगे। हाँ। कि इससे तो अच्छा हम कर्ज लेके मोबाइल नहीं देते, बच्चा जिंदा तो रहता या रहती। तो क्या लगता है आपको, इसमें बच्चों में हिंसा की भावना दूसरों के खिलाफ चाहे खुद के खिलाफ, उसको क्या करना चाहिए माँ बाप को उसको रोकने के लिए? देखिए, सबसे पहले हम एक समाज में रहते हैं जहाँ पर अगर थोड़ी अच्छाई होगी तो बुराई, कुछ कमियाँ भी होंगी। हम सबको तो नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ माँ बाप अगर ट्राई करते हैं तो शुरू से ही अपने बच्चों को, जब वो जन्म लेता है, ये एक प्रक्रिया है, एक जर्नी है, वहाँ पे उनको नो बोलना सिखाइए, कंपैरिजन मत करिए, खुद भी मत करिए, क्योंकि उनको नो बोलना सिखाना है कि उनको मना करना माँ बाप सीखें? माँ बाप सीखें। अपने बच्चों को मना करना भी आना चाहिए, हर चीज को मानने के बजाय। जी जी जी। हाँ। दूसरी चीज़, हर चीज़ अगर वो नो बोलते हैं बच्चे को, तो उसको एक्सप्लेन मत करें क्यों नो बोला। अच्छा। हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, कभी कभी जीवन में वो समय सिखा देता है एक्सप्लेनेशन, और यही चीज़ उनको धैर्यवान बनाती है। तीसरी चीज़, अगर बच्चे का व्यवहार अलग हो रहा है, क्योंकि ये बच्चे जो प्रक्रिया करते हैं, जैसे आपने मुझे एक केस बताया अभी, वो जो लड़के का केस आप बता रहे हैं, बड़ी गाड़ी लेके चला जी। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी, माँ बाप को उसका व्यवहार, ये एक दिन में नहीं होती हैं चीज़ें। इन बच्चों का जो व्यवहार होता है कई सालों से, कई महीनों से चेंज होने बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे अगर इस तरह से आप देख रहे हैं कि डे टू डे लाइफ में बच्चा डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, वो किसी की बात नहीं मान रहा है, तो तुरंत जो डॉक्टर कह रहा है उसको आपको पसंद हो ना हो, कई बार डॉक्टर कुछ ऐसी चीज़ बोल देते हैं कि क्लाइंट्स को नहीं पसंद आता,
तो वो उसको फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि वो बच्चे को बहुत प्यार करते हैं या उनके जज्बातों के कड़ाई बरतना नहीं चाहते। ये कड़ाई की बात नहीं होती है, कड़ाई हर एक जगह नहीं काम होती। जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल में मुझे पता है शर्ट और पैंट सफ़ेद पहन के जानी है, पसंद है कि नहीं है, मम्मी को पहनानी है, तो उस तरह की कड़ाई कि बस यही है लास्ट। तो यहाँ पर आप अच्छे मनोचिकित्सक से मिलिए, देर मत करिए। अगर बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब तोड़ फोड़ के लिए जा रहा है, वो अपने सहेलियों से या अपने दोस्तों से या अपने भाई बहनों से कुछ अलग प्रकार से व्यवहार करता है, जैसे लड़ाई लड़ के आ गया, किसी का उससे दोस्ती नहीं हुई, वो किसी को उसके मुंह से थोड़े गंदे शब्द निकल जाते हैं, वो घर में बहुत ज़िद्दें करता है, वो स्कूल पढ़ना नहीं चाहता है, या उसके जो दोस्त हैं, या आप जैसे आपने लोअर इकोनॉमिक के लिए कहा कि हम थोड़े से नीचे वर्ग से हैं, मतलब उस तरह से हैं, तो जिस माहौल में हम रह रहे हैं वहाँ आसपास के बच्चे किस तरह से रह रहे हैं, तो क्या बच्चा उनके साथ रह के सीख रहा है, तो ये चीज़ों में अगर आता है तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए बिना देर किए। ये स्टेप लेना पड़ेगा। उसमें ये नहीं हम कर सकते कि बच्चा को हम बहुत लूज छोड़ें या बहुत टाइट रखें, धागा कितना पकड़े, नहीं। आप बच्चे का व्यवहार देखिए। इस तरह के व्यवहार वाले बच्चे 100 में से 2 ही होते हैं और वो पता चल जाते हैं उनके डे टू डे रूटीन से। वो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल जाएगा तो लड़ाई लड़ेगा, कभी टीचर से लड़ेगा, कभी दूसरे बच्चों से लड़ेगा, उस प्रकार से उसके व्यवहार पता चल जाता है। मैं एक लड़के और लड़की का ये फ़र्क समझना चाहता हूँ। जितने सेक्सुअल क्राइम होते हैं टीनेजर्स में जी, इसमें से अधिकतर लड़कियों के ऊपर होते हैं और करने वाले लड़के रहते हैं। अगर जुवेनाइल की हम बात करें तो लड़कियां आमतौर पर विक्टिम रहती हैं सेक्सुअल क्राइम की, चाहे उनके सहमति से हो रहा है, क्योंकि नाबालिग की कोई सहमति नहीं है हमारे कानून में। जी, माँ बाप अपने लड़के और लड़की को अलग अलग क्या समझा सकते हैं, उनकी क्या ग्रूमिंग हो सकती है? क्योंकि अभी आमतौर पर मैं देखता हूँ जितनी ग्रूमिंग होती है लड़की की होती है। रात को अकेले मत निकला करो, कपड़े ठीक पहनो, ये मोबाइल पे रात दिन क्या बात नहीं सर, इसको मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगी। अभी समाज बदल रहा है। हाँ, अभी लड़कों की भी पेरेंट्स ग्रूमिंग कर रहे हैं और लड़कियों को बहुत ज़्यादा छूट भी दे रहे हैं। ऑपोजिट हो रहा है ये अभी, कि आज आप अगर कहीं पे भी देखेंगे, अब हर जगह, जैसे आज हम रायपुर में हैं, तो रायपुर में मेरे को ऐसा लगता है कि आप किसी भी कैफ़े में जाइए, होटल में जाइए, दुकान पे जाइए, बिजनेस हाउसेस में जाइए, एनीवेयर, छोटे छोटे गांव से आके लड़कियां काम कर रही हैं और वो अकेले रह रही हैं और वो पैसा कमा रही हैं और वो जो चाहे पहन रही हैं। तो पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन अभी लड़कियों के प्रति थोड़ा सॉफ्ट है, वो किसी भी जी, और लड़कों के प्रति उतना सॉफ्ट तो पहले ही से ही था, वो तो कंटिन्यूशन में है। बट अभी जो पहले था कि लड़की को रोका जाता था, अभी उतना रोका नहीं जाता। ऐसा? हाँ, अच्छा, मैं ये बिल्कुल है, नहीं ये बिल्कुल बिल्कुल पुराने जमाने का हूँ और अभी की जो नई पीढ़ी है उसके साथ इंटरेक्शन उतना नहीं है मेरा अभी बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या हो गया है कि मैं मानती हूँ दोनों इक्वल हैं, लड़का भी इक्वल है, लड़की भी इक्वल है, बट ईश्वर ने तो मुझको लड़की, आप स्त्री और आपको पुरुष बनाया है तो किसी कारणवश बनाया है। मेरे दिमाग में इमोशंस हैं, आपके दिमाग में प्रैक्टिकल है, तो कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, कुछ चीज़ें आपके पास हैं, तो इसी को मिलके पूरा अर्धनारीश्वर जिसको बोलते हैं ना, एक फुल बनता है। बट अनफॉर्चुनेटली लड़कियां या लड़के भी उस चीज़ को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे सोसाइटी में बहुत क्राइम आ रहा है। जी, जिसने भी बनाया है उसने आपको बिलीवर बनाया है और मुझको नास्तिक बनाया है, तो ये बड़ा बुनियादी फर्क है। हाँ, तो ये सी नास्तिक एंड बिलीवर, दैट इज द इंडिविजुअल परसेप्शन एंड चॉइस। हमें नहीं पता हमें किसने बनाया, बट हम तो हैं डिफरेंट। दैट शुड बी द बेसिक कॉन्सेप्ट कि एक पुरुष अलग है, एक स्त्री अलग है, उसके सोचने का ढंग अलग है और पुरुष के सोचने का अलग ढंग है। किसी ने भी हमें बनाया
मुझको ये समझाइए आप कि एक लड़के के माँ बाप जो हैं वो लड़के की क्या ग्रूमिंग करें, उसको क्या मैच्योर कैसे बनाएं कि वो लड़कियों के साथ क्राइम के बारे में न सोचे, क्योंकि आज मैं देखता हूँ सेक्सुअल क्राइम करने वाले लड़के या बालिग मर्द मेल ही ज़्यादा हैं क्राइम करने वाले, लड़कियां जो हैं वो रिसीविंग एंड पे रहती हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो मैं एक बहुत, हम लोग तो सब हिंदू समाज से हैं, हमारे यहाँ परिवार को बहुत महत्व दिया जाता है। तो मैं हर माता पिता से कहूँगी, आपको जो अपने लड़के को कराना है, हर पिता अपनी वाइफ के साथ, लड़के की माँ के साथ वैसा व्यवहार करे। तो जब वो बच्चा देख रहा है, क्योंकि हम जो देखते हैं वो हमारे ब्रेन में जाता है जल्दी, सुनते हैं उसमें से 60% हमारे अंदर जाता है ना। तो देख रहे हैं, तो अगर हमारे घर का माहौल, हमारे पिता माँ को इज्जत करेंगे, उनको स्पेस देंगे, उनको कभी भी अब्यूज़ नहीं करेंगे गंदे शब्दों से, तो लड़का तो कहीं सीखेगा ही नहीं वो चीज़ के लिए, तो वो बाहर जाके भी नहीं करेगा। लेकिन इससे एक नुकसान और होता है, अगर पिता जो है वो माँ को एब्यूज़ करते हैं तो एक नुकसान और होता है जी। परिवार की लड़की ये मान लेती है कि ये स्वाभाविक है, लड़की और महिला के साथ ऐसा ही बर्ताव यस, होता है। तो ये दोनों बच्चों तो के लिए वो एक बर्दाश्त डेवलप कर लेती है, सहन शक्ति डेवलप कर लेती है, वो हिंसा को झेलने के लिए तैयार होने लगती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो इसके लिए मैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, माँ बाप से पहले हम पति पत्नी हैं। तो एक पति अगर अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करेगा, वैसे ही पत्नी पति की रिस्पेक्ट करेगी बच्चों के सामने, तो बच्चों के सामने वो ही एक छवि, हमारा बच्चा बचपन से लेकर जब तक वो एक बड़ा नहीं हो जाता, वो ही छवि रहेगी। तो जैसा वो घर में व्यवहार देखेगा महिला के साथ या पुरुष के साथ महिला का, वो वही चीज़ बाहर करेगा। जैसे लड़की अगर दूसरे घर जाती है। लेकिन आपने इसमें बात की शुरुआत की कि आप हिंदू परिवार से हैं, इसका हिंदू से क्या लेना देना है? ये नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं, धर्म से नहीं है। मैं हिंदू इसलिए बोली क्योंकि हिंदुस्तान मेरे दिमाग में घुमता रहता है, तो हिंदू परिवार, हमारे कंट्री का एक रूल है। धर्म का इससे लेना देना नहीं है। मुस्लिम परिवार में भी हर परिवार इज्जत होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे भारतवर्ष में परिवार को, जैसे आज आप अमेरिका जाएं या यूरोप जाएं, तो वहाँ पे कई सालों पहले से ही फैमिली डिसोरिएंटेशन स्टार्ट हो गया था। बट चूँकि हमारे देश में कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, आज भी हम अपने परिवार को महत्व देते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं। तो उसी को चलते हुए, उसी को लेते हुए, अगर स्त्री पुरुष, अगेन हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, पोलाइट रहेंगे, एब्यूसिव नहीं होंगे, तो फिर हमारे बच्चे वो चीज़ देखेंगे। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, आज के मुद्दे से हट के है जी। आप कह रही ना, किसी भी धर्म के लोग रहें उनको एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए, पति पत्नी को, परिवार में सबकी इज्जत करना चाहिए। किसी भी धर्म के जो नहीं रहे, जो नास्तिक रहे, वो लोग ज़्यादा इज्जत करते हैं दूसरों की। उनके ऊपर धर्म की सोच जो है लदी हुई नहीं रहती। जो धार्मिक ग्रंथ बताते हैं अलग अलग धर्मों के, कि महिला जो है वो नीचे है दर्जा उसका, धार्मिक ग्रंथ अक्सर बताते हैं ऐसा। नास्तिक के सामने ये बोझा नहीं रहता उसके दिमाग में, वो लोग बराबरी का इंसान मान के ज़्यादा इज्जत बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगी कोई भी हो, नास्तिक हो, कोई भी धर्म का, मेरे दिमाग में पुरुष और स्त्री है। तो अगर हम एक दूसरे की, आपने धर्म का कहा ना, किसी भी धर्म मतलब क्योंकि हमारे कंट्री में रिलीजन बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैंने वो शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन है ना। हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है कि केवल एक ही रिलीजन का, सो मेनी रिलीजन, सो मेनी लैंग्वेजेस, क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है। अब मैं फिर से मुद्दे पे लौटता हूँ। बहुत अच्छी बात चल रही थी, मेरी पसंदीदा भी है ये बात, लेकिन मैं फिर आज के मुद्दे पे लौटता हूँ।
लड़के लड़कियों का उठना बैठना तो कम हो नहीं सकता समाज में, जैसा नहीं। रहन सहन है, जो चाल चलन है समाज का, हाँ। उसमें लड़के लड़कियों का इंटरेक्शन तो बढ़ते चलेगा। कॉलेज से वो स्कूलों में आ गया, बिल्कुल मोहल्ले से काम वो करते हैं, काम करते हैं। अभी हर ठीक है। लड़की काम करती है। तो अब मैं फिर एक बार नाबालिग लोगों के खास कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना चाह रहा हूँ कि लड़के लड़कियों के आपसी इंटरेक्शन में जहाँ पे पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, अपनी चॉइस से दोस्ती कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं या फिजिकल रिलेशंस बना रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या सलाह है? क्या हम उनको कह सकते हैं कि भाई किसी से दोस्ती कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप में हो? जो भी अभी मैं जुवेनाइल लिव इन रिलेशनशिप देखते जा रहा हूँ, ऐसी घटनाएं हुई है, बालिग नहीं हुई है, लिव इन रिलेशनशिप में है, ये भी हुआ है यहाँ पे अभी कुछ घटनाओं में। इनके लिए हम क्या कह सकते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इनके लिए क्या सलाह है? अगर उसमें से कोई देख रहे हो तो आप कैमरे पे देख के बतला सकती हैं उनके तो लिए। मैं उन लोगों के लिए सबसे पहले मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि ये बच्चे जुवेनाइल जो हैं वो सब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, तो यहाँ पर हमें ज़रूर 9th क्लास ऑनवर्ड्स कुछ इस तरह से एक पीरियड रखना चाहिए जहाँ पर हम इस तरह की पूरी लिविंग सेक्सुअल बातें, क्योंकि हम बता सकते हैं, हम रोक नहीं सकते। जैसे अर्ली प्रेगनेंसी को हम कैसे रोकें? दे वोंट स्टॉप, वो रुकेंगे नहीं, बट हम ये बता सकते हैं कि देखो इफ़ यू विल नॉट यूज़ प्रिकॉशन तो ये चीज़ हो, इसका रिज़ल्ट ये होगा, देन होल लाइफ योर विल बी लाइक अ बर्डन फॉर यू, क्योंकि आप तो खुद सेटल नहीं हो। फिर भी आप अगर फाइनेंशियली सेटल हो, पर बायोलॉजिकली आपका शरीर उस अवस्था के लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मीडिया, क्योंकि आज हम सबके पास मोबाइल फ़ोन है। अगर हमारा मीडिया छोटे छोटे से आर्टिकल्स, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स हर पेपर में, हर पॉडकास्ट में चलाए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम अनकॉन्शियसली चीज़ें सुनते हैं, अनकॉन्शियसली का मतलब होता है जैसे किताब पढ़ते हैं तो रट्टा लगाते हैं परीक्षा के लिए, बट अगर हम रैंडमली कुछ भी सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ हो जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर आपने कभी यहाँ सुनने वालों ने कोई पिक्चर देखी और मैं उस पिक्चर का नाम लूँ बॉबी 1972 में, तो आपके दिमाग में ऋषि कपूर आ जाएगा एकदम से और डिम्पल कपाड़िया। मेरे दिमाग में डिम्पल आ रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आप पुरुष हैं और मैं स्त्री हूँ, तो मेरे को ऋषि कपूर नजर आया, डॉटेड शर्ट पहना हुआ। मुझको पोल्का डॉट्स की बिकनी में वो ना, और छोटा स्कर्ट पहन के, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, जिसको हम कहते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, तो ये आएगा, ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ पर मीडिया कैन बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो मैं मीडिया से ये भी गुजारिश करूँगी, हम नेगेटिव को हाईलाइट कर रहे हैं, हाँ, कि व्यक्ति, वो लड़का या वो लड़की ने इस प्रकार का कुछ करा जो ठीक नहीं है, बट आप अगर सॉल्यूशन पे बात करते हैं और आर्टिकल्स या पॉडकास्ट उस पे चलाते हैं कि हाउ टू स्टॉप, पहले से ही छोटे छोटे, तो हम रैंडमली पढ़ते रहेंगे, माता पिता भी पढ़ेंगे, बच्चे हम उनके सबकॉन्शियस को इन्फ्लुएंस करें, मोटिवेट करते रहेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव थिंग्स, बजाय इसके कि जो नेगेटिव घटनाएं हो चुकी हैं उनकी प्लेन एंड सिंपल रिपोर्टिंग होती रहे, हम उसी को, क्राइम और वायलेंस को ही कवर करते रहे, भले हाईलाइट ना करें। जैसे आज ही की कल का हम पेपर पढ़ रहे थे कि किसी क्रिमिनल को हमने पकड़ा, बहुत दिनों से उसकी तलाश थी, और वो फ्रंट पेज पे था उसका फोटो, और उसको कैसे लेकर जा रहे थे। तो अगर हम इसकी जगह छोटा एक आर्टिकल बनाते कि अगर कोई ऐसे करे तो इसको ये पनिश, तो हमारे दिमाग में एक डर आता है, डर बहुत ज़रूरी होता है। आज हम स्कूल में यूनिफॉर्म भी डर के पहन के जाते हैं, कहीं समय पे डर के जाते हैं कि भाई वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो व्यक्ति को डर लगेगा करने से पहले, ओह ये करूँगा तो ये होगा, तो पहली चीज़ वो रुकेगी। दूसरी चीज़, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर पॉजिटिव पढ़ता रहेगा तो हमें नेगेटिव का पता ही नहीं है, वो फीलिंग ही नहीं पता। एक दिक्कत ये है जो आप बोल रही हैं उसमें, कि हम जितना छापने, पब्लिश करने, पढ़ने की जो बात कर रहे हैं, और ये जनरेशन जो है, नाबालिग जनरेशन जो है, ये
रील्स और इंस्टा इससे परे नहीं जा पाती तो हम इंस्टा और रील में तो डाल सकते मुझको हैं। लगता है जो आप बोल रही हैं ये बात हम उस फॉर्मेट में अगर बना सकें यस, तो शायद उनमें से कुछ Yes. देख सकते हैं। हम क्योंकि अगर समय ये तो बदल सोचें जा कि रहा मैं अखबार के एडिटोरियल पेज पे लिखूं नहीं, आप लिखिए, पढ़ने वाले तो बच्चे शायद पढ़ते हैं, शायद- पढ़ते हैं, शायद पढ़ते हैं। 1% लोग पेज देखते हैं। 1% भी बदले ना, हम्म, तो हमें क्या करना है, जैसे ये 5 उंगलियां हैं, देर सब अलग हैं। हम्म, तो जब हम मीडिया में हैं तो हमें हर प्रकार का चीज़ों का इस्तेमाल करना है अपनी बात कहने के लिए। हम छोटी सी 1-2 सेकंड की रील बना अब के तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो तो टिकटॉक के प्रचार से जीत रहा है। यस, तो अभी तो समय बदलेगा, अभी इसके तो- अलावा भी कुछ और भी आ जाएगा इसके अभी बाद। तो 60 सेकंड से लंबा अटेंशन स्पान नहीं है खत्म, बच्चों इंस्टेंट, का। क्योंकि वो उनको जल्दी चाहिए, एक देखा दूसरा देखा, दे स्क्रॉल। तो उसके लिए हमें छोटे छोटे से 60 सेकंड ऐसी बातचीत भी आप रील बना हाँ, के, हाँ। सो दे विल ऐसा लिसन। मुझको लग रहा और है। मुझे पक्का विश्वास है हम अच्छी चीज़ों को ज़रूर अडॉप्ट करते हैं, भले उनको इम्प्लीमेंट करने में देर आती है, बट कहीं ना कहीं वो हैमर करती हैं वो चीज़ें। चलिए इला जी, बहुत धन्यवाद। इस मुद्दे पे बात बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आपकी अगली मीटिंग का समय जो आपने मुझको बताया था वो आ गया है। तो फिर अगली बार कभी किसी और मुद्दे को एनी लेकर। टाइम फॉर यू सर। जी, आपने डॉक्टर इला गुप्ता को सुना और हम लोग थोड़ा बीच में बहक भी रहे थे। धर्म वगैरह की बात होती है तो जेंडर की बात होती है तो ना सर, मेरी कमजोरी है कि मैं पटरी से उतर के उस तरफ खेत में जैसे कोई डिब्बा उतर जाता है ट्रेन का, ऐसे मैं उतर जाता हूँ। लेकिन आपको भी आदत होगी मेरी इस कमजोरी को झेलने की। नाबालिग बच्चे आपके आसपास परिवार में हो, दोस्तों के पास हो, आपके मोहल्ले में हो, कहीं भी हो, आप इसको भेजिएगा उनको। ये मैं कोई हमारी रीच को बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। उनमें से, उन बच्चों में से हो सकता है किसी का कुछ भला हो जाए, हो सकता है कि उनके पेरेंट्स को समझ में आए, माँ बाप को, टीचर्स को, कि उनकी क्या जिम्मेदारी है, वो क्या बेहतर कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। कई लोगों के दिमाग में जेंडर पर जो चर्चा होती है उससे समझ में आता है कि लड़की और लड़के का, माँ और बाप का फ़र्क कैसे होता है परिवार के भीतर। इसी तरह की बातें हैं आज की सारी बातें काम की बहुत हैं। तो अपने दोस्तों तक इस लिंक को बढ़ाइएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को, आपको हमारी बात अगर काम की लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या तजुर्बा है, आपके पास आसपास कुछ ऐसा हुआ है क्या। और हम फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह आपको, अगर दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, चाहे आप चलाएं चाहे पीछे बैठें। हेलमेट का बेल्ट नीचे ज़रूर लगा कर रखिए, वरना वो एक ढक्कन जैसा रहता है। किसी भी हादसे में सबसे पहले हेलमेट दूर गिरेगा, हो सकता है उस हेलमेट के दूर गिरने से कोई जख्मी हो जाए, आप नहीं बच सकेंगे। कोशिश कीजिए कि बिना हेलमेट मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड को शुरू ही ना करें। मैं अपनी बात बतलाता हूँ, मैं तो साइकिल पे निकलता हूँ, 30-35 किलोमीटर साइकिल एक दिन में सुबह सुबह चलाता हूँ। मैं पूरे वक्त हेलमेट लगा कर रखता हूँ, उसका बेल्ट लगा कर रखता हूँ, उसके बिना मैं साइकिल भी नहीं चलाता। इसलिए थोड़ा सा मुझको लगता है कि आपको बोलने का एक नैतिक हक मुझको है। अपने आप को किसी हादसे से बचाइए। एक्सीडेंट बहुत महंगे होते हैं, सिर पे लगी हुई चोट बहुत महंगी होती है, परिवार को तबाह कर सकती है। अपने आप को बचाइए, सिर को बचाइए, अपने परिवार के लिए, कामकाज के लिए। फिर मिलेंगे।